टुडे वी डिस्कस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? रिवॉल्यूशन मीन्स इम्प्लाई एंड एडप्ट एंड फॉर रीचिंग चेंज इन प्रिविलेज ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि जो चली आ रही व्यवस्था है उसको बदलने का प्रयास करना ही क्रांति है। जहां आज क्रांति का मतलब बहुत व्यापक है, उस समय जो था वो सत्ता में परिवर्तन करना ही क्या होता है? क्रांति था। और ऐसा कहा गया है कि विरोध जो होता है वही क्या है? क्रांति की जननी है, मतलब माता है। तो ये जो है ये जो दिया हुआ है ये सीन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जैसे कोई भी फिल्म शुरू होती है तो पहले कुछ सीन आता है, फिर उसके बाद तो आगे हम देखेंगे उस टाइप का ये है। तो ये जो है 14 जुलाई 1789 का टाइम था, पेरिस शहर का। जो किंग जो थे उन्होंने क्या किया? ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप को, सेना को शहर में आने के लिए। अफवाह ये फैल जाती है लोगों के बीच कि राजा ने उनको ऑर्डर दे दिया है कि नागरिकों पे, जो वहाँ के लोग हैं उन पे गोली चला दें। तो 7,000 आदमी और औरत इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के सामने और डिसाइड कर लेते हैं लोगों की मिलिटिया बनाने। मिलिटिया मतलब होता है लोगों की सेना बना लेते हैं। तो जो अब ये जब सेना बन जाती है तो सेना को क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो हथियार के लिए वो क्या करते हैं? कई नंबर में बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग होती है उनमें जाते हैं। अब तभी उनको कहीं से पता चलता है कि हथियार हमको पूर्वी भाग है वहाँ मिल जाएगा। पूर्वी भाग जो था वो वहाँ पे एक बास्तील नाम की जेल थी। तो करीब हज़ारों लोग, सेवरल हंड्रेड मतलब हज़ारों लोग करीब जाते हैं पूर्वी तरफ, उस जेल की तरफ। द वेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड। तो वो लोग जाते हैं उधर कि उनको हथियार मिल जाएगा। अब हथियार के मतलब ये क्या होता है कि अब जेल में अब हथियार के लिए लोगों का और जो वहाँ का जेलर होता है उसके बीच संघर्ष, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है और इसी में वो जेलर को लोग मार देते हैं। और साथ में जो प्रिजन, जो जेल के जो कैदी होते हैं उनको आज़ाद कर देते हैं। अब जेल में क्या था? और जेल में कितने कैदी थे? जेल में मात्र 7 कैदी थे, उनको आज़ाद कर दिया जाता है। अब जेल तोड़ने, अब ये आता है कि लोगों को ये जेल तोड़ने से क्या मिला? जो बास्तील का जो जेल था वो राजा की अराजक, मतलब निरंकुशता की प्रतीक थी, ऑटोक्रेसी की। मतलब जो उसकी एक्सट्रीम पावर थी कि राजा कुछ भी कर सकता है, जिसको मन करेगा उसको जेल में डाल देगा। तो इसका विरोध करने के लिए लोग क्या किए कि वो जेल को तोड़े और उसकी एक एक ईंट को लोगों ने क्या किया? पूरा जेल को तोड़ दिया और बेच दिया गया। जो भी उसका जो सामान था उसको बेच दिया। खरीदा ये कि लोगों ने The fortress was demolished and its own fragments were sold in the market to all। तो ये जो भी उसके सामान थे, जो भी ईंट था, जो भी उसकी कीमती चीज़ें थी वो बेच दी गया। और ख़रीदा किसने? जो ये दिखाना चाहते थे कि क्या है, लोगों ने किस तरह राजा के राजतंत्र का अंत किया है। उसकी याद में, जो उसको याद रखना चाहते थे, मतलब क्या एक मेमोरी टाइप का, तो वो उसको खरीद के वो लोग रखते हैं। तो आखिर में ये क्वेश्चन आता है कि अचानक ये हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे बहुत सारी सीरीज थी, जैसे ब्रेड का दाम बढ़ना, टाइम दे सा इन द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट, अनलिमिटेड लेट एक्सक्यूशन
ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो क्या होता है, जो इसके पीछे जो लोग इतना विरोध कर रहे थे, कोई चीज़ अचानक नहीं हो जाती है। किसी चीज़ की घटना घटने के पीछे बहुत क्या होता है, किसी चीज़ की अति हो जाती है तो तब जाके क्या होता है, विरोध शुरू होता है। जैसे हमारे यहाँ भी अब आए थे अंग्रेज, जब तक सही था तो सही था, फिर 1857 में जाके 1757 से 100 सालों तक कुछ नहीं हुआ, जैसा मन करा वैसा चलता रहा। 1857 में जाके फिर संघर्ष शुरू हुआ। तो ऐसे ही ये तो हो गया। तो ऐसे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ब्रेड का दाम बढ़ गया और इसके वजह से लोग विरोध कर रहे थे। साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से ये जो देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में देखिए, लोगों ने क्या किया, ये जेल को ऐसे तोड़ दिया, एक एक ईंट को बेच दी। तो ऐसी क्या घटना हो जाती है, इसको हम आगे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो फ्रांस की सोसाइटी 8वीं शताब्दी में जब ये क्रांति हुई तो कैसी थी। एक सेकेंड। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 1774 में एक लुईस 16 जो ये मतलब जिनके समय ये क्रांति होती है, बर्बन फैमिली के थे, राजा बनते हैं, वो फ्रांस की गद्दी पे बैठते हैं। अब जब गद्दी पे उसके बाद जब वो गद्दी पे बैठते तो उनकी उम्र कितनी होती है, 20 साल के होते हैं और उनकी शादी हुई होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से उनकी शादी हुई होती है। अब जब राजा बनते हैं तो राजा को विरासत में क्या मिलती है, खाली ट्रेजर, एम्प्टी ट्रेजर। अब राजा बने, राजा को तो बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और इनको क्या विरासत में मिलती है, खाली खजाना। तो खाली खजाना क्यों होता है, जो फ्रांस था वो लंबे समय तक युद्ध में, तरह तरह के युद्धों में पड़ा रहा, जिसके वजह से क्या हो गया, वहाँ का जो फाइनेंशियल रिसोर्स सारे युद्ध में लगे होने से जो भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद साथ में मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा वेगेंट, जो अब ये तो था ही, साथ में जो राजा थे उनके लिए वो उनका अलग ही खर्च था, उनको मेंटेन करना पड़ता था। एक्स्ट्रा वेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वास्तिल का जो राजा थे वो जनता से अलग एक अलग किले में रहते थे और उसको चलाने के लिए अलग उनका खर्चा था। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब क्या होता है, राजा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाणक्य नीति, लगता है इन्होंने भी पढ़ा था, तो इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका की सहायता की, अमेरिका की 13 कॉलोनी को आज़ादी के लिए, किससे आज़ादी के लिए, उनके अपने दुश्मन, मतलब दोनों लोग के दुश्मन कौन थे, ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए, ठीक, उन्होंने क्या किया, अमेरिका की सहायता की। अब इनके पिताजी, इनके दादाजी लोग पहले से युद्ध करके 1 बिलियन का तो कर्ज पहले से था। अब बेटा कैसे कम रहे, वो भी बहादुर निकला, वो भी सहायता कर दिया और क्या हुआ, ये 1 बिलियन का जो मतलब कर्ज था वो 2 बिलियन का कर देते हैं। और जो ये लोग कर्ज दिए होते हैं, जो लोग यहाँ के मतलब राज्य के जो बड़े धनी लोग थे उनसे कर्ज लिए थे, वो टैक्स 10% जो था
10% इंटरेस्ट लगाए थे। अब फ्रांस का जो भी आमदनी होती थी वो क्या होती थी, वो तो उसको जो भी ये कर्ज था उसको चुकाने में ही निकल जाता था। ए विलियन लिवर्स जो है, तो लिवर्स उस समय फ्रांस में वो चलती थी, ए विलियन लिवर्स टू डेप दैट। तो लिवर्स वहाँ की मुद्रा थी, जैसे यहाँ पे रुपया है, उस समय वहाँ फ्रांस में लिवर्स चलता था। आगे तो इसके बाद क्या होता है, तो जो भी खर्च था वो तो कर्ज चुकाने में निकल जाता, साथ में राज्य को चलाने के लिए अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हुए, ठीक, और मेंटेन जो सेना है उनको पैसा देना है, साथ में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी, और कोर्ट है, सबको चलाने के लिए तो भी तो पैसा चाहिए। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा था, नया एक बजट पेश करना पड़ा। तो उनको अब ये तो जो उनको मिलता था, आमदनी जो मिलती थी, जो भी मतलब राज्य की जो थी, वो तो बस कर्ज निकाल में, तो अन्य भी खर्चे जो थे, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना और क्या, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना, कोर्ट को चलाना, जो भी यूनिवर्सिटी है, आर्मी को मेंटेन रखना, इसका अलग खर्च था। तो ये क्या था, पर्याप्त नहीं हो रहा था। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 8वीं शताब्दी में, वो तीन ग्रुप में, जैसे हमारे यहाँ है सोसाइटी जो है 4 ग्रुप में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे ही वहाँ की सोसाइटी जो थी वो तीन ग्रुप में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोवेल्टी और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, 3 ग्रुप में। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में आते थे नोवेल्टी, थर्ड स्टेट में आते थे जो भी अब क्लर्जी पादरी लोग जो चर्च के लिए काम करते हैं, और नोवेल्टी मतलब है जो ये राजा के मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं, जो राजा के रिश्तेदार और ये लोग। थर्ड स्टेट में जो भी बिग बिजनेसमैन हुए, व्यापारी हुए, कोर्ट ऑफिसर हुए, लॉयर हुए, पीसेंट हुए, कलाकार हुए, छोटे किसान हुए जिनके पास ज़मीन नहीं है वो, और नौकर वोकर हैं वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे। ये तो हम हो गया। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो क्या थी, वो फेडरल सिस्टम में थी। फेडरल सिस्टम जैसे फेडरल सिस्टम होता है सामंती व्यवस्था, जो मिडिल मतलब मध्यकालीन युग की ये व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था, कि राजा होगा उसके सामंत लोग होंगे, जो टैक्स जो है अपनी ज़मीन से मतलब टैक्स उसको जाके राजा तक पहुंचाएंगे। तो ये था हाउ द सिस्टम स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। ये तो था कि कैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटा हुआ था, ऐसे समाज बटा हुआ था। अब जो ज़मीन थी 90% लोग वहाँ के जो थे वो क्या थे, खेती करते थे, पीसेंट थे, और उनके पास ज़मीन जो थी, ज़मीन बहुत कम थी, और 60% जो ज़मीन थी उस पे नोवेल्स लोग थे, जो राजा और उसके रिश्तेदार लोग, कुलीन वर्ग कहा जाता है, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लोग थे, चर्च का था, और थर्ड स्टेट के जो धनी लोग थे उनका अधिकार था। तो अब इतना तो था, ठीक। अब जहाँ देखे कि 90% है, तो ये बाकी कितने हुए, 10%, मान लीजिए 10% हुए, उनके पास 60% है। 90% जो हैं अगर देखा जाए तो 10% के पास 60% है, और 90% के बाद मात्र 40% ज़मीन है।
और जो टैक्स होता था वो फर्स्ट पहले और दूसरे स्टेट के लोग जो थे, जो धनी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स बस देता था कौन, थर्ड स्टेट के लोग। फर्स्ट टू स्टेट क्लर्जी एंड नोबेल्टी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको बहुत सारे जन्मजात अधिकार मिले थे। और जो भी टैक्स था वो पे कौन करता था, थर्ड स्टेट के लोग, जिनके पास जो गरीब था। द मेंबर ऑफ, ये तो हो गया। और ये चर्च क्लर्जी लोग और नोबेल्टी थे, और साथ में ये फेडरल प्रिविलेज नोबेल को मिला था अधिकार, जो जमींदारी वाला, जो ये सामंती व्यवस्था का। अब फेडरल लोग थे, वो फेडरल ड्यू अपना टैक्स लगाते थे पीसेंट पे। पीसेंट वर टू रेंट सर्विस टू द लॉर्ड, जो उनके यहाँ काम करते थे, हाउस में, फील्ड में, सर्वेंट जो उनके यहाँ सर्व करते थे, आर्मी में, पार्टिसिपेट बिल्डिंग रोड, ये लोग क्या करते थे, इनको टैक्स देते थे। साथ में चर्च जो है वो एक तरह का टैक्स लगाता था। जो टैक्स था उसको क्या कहते थे, टाइल्स कहते थे। अरे यार क्या कहते थे, थीसिस कहते थे। टाइल्स तो दूसरा वाला है। चर्च टू एक्सट्रैक्ट शेयर थीसिस फ्रॉम द पीसेंट एंड द फाइनल ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। तो चर्च एक तरह का टैक्स लगा था जिसे क्या कहते थे, थीसिस कहते थे। और इसके साथ साथ टाइल्स एक लगता था जो इनडायरेक्ट टैक्स था, टाइल्स। अब साथ में जो भी डेली कंज्यूम की चीज़ें थी उन पे एक अलग तरह का टैक्स लगता था। जैसे उन पे एक अलग तरह का टैक्स लगता था, और जैसे डेली यूज की सामान जैसे साल्ट और तंबाकू। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय थर्ड स्टेट एलोन। तो ये जो भी टैक्स था कि अब फेडरल देखे, फेडरल अपना अलग टैक्स लगा रहे हैं, स्टेट एक टैक्स लगा रहा है, चर्च एक टैक्स लगा रहा है। तो इन सभी टैक्स को क्या करते था, कौन मतलब इसका जो था, जो भी था उसको सब भरपाई कौन करता था, इसकी सारी भरपाई थर्ड स्टेट के लोग करते थे। फर्स्ट दो जिनके पास पैसा है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जो थे, क्लर्जी और नोबेल्टी थे, उनको प्रिविलेज मिला था, बहुत सारे अधिकार मिले थे, और उनको टैक्स भी नहीं चुकाना था, ना उनको कुछ पैसा देना पड़ता था। तो अब क्या होता है, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, जीवन के लिए संघर्ष। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट में कौन आता है, क्लर्जी आता है। मतलब जो क्या है, क्लर्जी जो होते हैं, जो चर्च में काम करते हैं, पादरी ये लोग। और नोबेल्टी मतलब क्या है, नोबेल मतलब कुलीन वर्ग के लोग, राजा और मतलब उच्च वर्ग जो उस समय माना जाता, राजा उनके रिश्तेदार लोग, और जो धनी लोग थे मतलब उसी समय कुलीन वर्ग के लोग, उनके रिलेटिव। और थर्ड स्टेट में आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर, पीसेंट एंड जो भी कलाकार लोग थे वो, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। स्ट्रगल, अब देखिए ये फिगर देख रहे हैं, अब ये कौन है, ये जो है यहाँ पे बनाया गया मकड़ी की तरह, ठीक, जो मकड़ी की तरह बनाया गया है कि ये आ रहा है और मकड़ी की तरह ये जाला बना के बैठा हुआ है, इसको बनाया गया ये फिगर। एक नोवेल है और ये क्या है, पीसेंट है। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, द population of France rose from about 23 million in 1750 to 28 million in 1789। जो
क्या होता है, जीवन के लिए संघर्ष क्यों होने लगता है? जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो क्या होती है, जहाँ 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 आते आते कितना हो जाता है, 28 मिलियन हो जाता है। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई बहुत तेज़ी से, लेकिन अब ज़मीन तो बढ़ने वाली नहीं। उस हिसाब से प्रोडक्शन तो, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा, फूड ग्रेन ज़्यादा चाहिए, अनाज ज़्यादा चाहिए, अनाज ज़्यादा चाहिए तो प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन जो था उस हिसाब से नहीं मतलब उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो जब भी क्या होती है, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम था, तो हम क्या हो जाएगा, हमेशा कॉस्ट जो है हमेशा बढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा तो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सभी सामानों का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। और जो ब्रेड स्पेशली जो डेली यूज की थी, लोग ज़्यादातर उस समय, जैसे हमारे यहाँ रोटी है और रोटी दाल चावल ये लोग खाते थे, वहाँ रोटी है और दाल है ये सब हम लोग खाते हैं। वैसे वहाँ के लोग जो मुख्य जो उनका था वो क्या था, ब्रेड था, और ब्रेड का दाम वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जो वर्कर थे वो लेबर का काम करते थे वर्कशॉप में, और वो जो उनकी एक लिमिटेड आमदनी थी कि इतना ही मिलेगा, वो महंगाई के साथ उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ रही थी। और इस तरह क्या था, जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा था, और धनी जो है उसको और धनी होता जा रहा था। क्योंकि धनी क्यों धनी हो रहा था, क्योंकि उसको तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। जो टैक्स जो गरीब है उसी को टैक्स भी भरना है। Things become worse when drought and or hail reduce the harvest। और स्थिति और बिगड़ जाती थी जब क्या होता था, जब सूखा, और बिगड़ गई जब सूखा पड़ गया और या पाला पड़ गया। This led to subsistence crisis। सबसिडेंट क्राइसिस मतलब होता है, मतलब जो रोज़मर्रा की जो मतलब सब बेसिक जो चीज़ होती हैं उसको लोग मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो आवश्यक है उन चीज़ों को लोग नहीं जुटा पाते हैं। वही क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जब लोग को बेसिक नीड नहीं मिल पाती है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो उसे क्या कहते हैं, सबसिडेंट क्राइसिस कहते हैं। Sometime that occur frequently in France during the old regime। ये अक्सर फ्रांस में उस समय जब पुराना शासन था तभी से चला था। बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, अगर ख़राब फसल होगी तो प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन कम होगा, फूड ग्रेन कम होगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा मतलब फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ जाएगा तो पुअर जो है वो क्या होगा, कुछ ब्रेड खरीद नहीं पाएगा, ब्रेड खरीद नहीं पाएगा तो क्या, बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, फूड ग्रेन कम होगा, फूड ग्रेन कम होगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा प्राइस फूड का, और फूड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो गरीब लोग होंगे वो क्या होंगे, अनाज खरीद नहीं पाएंगे, अनाज खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा, फूड के लिए राइस मतलब दंगे होंगे, साथ में अनाज कमी हो जाने की वजह से क्या होगा, वीकर बॉडी हो जाएगा। जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो हमें क्या करेंगे, बीमारियां घेर लेंगी तो नंबर ऑफ डेथ होगा। अब क्या था कि ये तो था हमारा स्टेज था जो सबसिडेंट क्राइसिस का। अब एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक नया मध्यम वर्ग उभर के आता है जो क्या करता है, जो प्रिविलेज थे, जैसे ये था कि जमींदार हैं, जो सामंत लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो टैक्स वसूलते थे किसानों से, और जो नोवेल लोग हैं, वही जो सामंत लोग हैं, और जो चर्च है वो टैक्स वसूलता था।
तो उसके साथ साथ कई लोग और होते थे, जैसे ऑफिसर हैं, जहाँ जहाँ किसान वो पादरी लोग थे, वो लोग तो आते थे, साथ में कई ऑफिसर होते थे, जहाँ वो लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे, वही जो ये ऑफिसर जो उस अन्य लोग जो काम करते थे वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे। तो ये सब तो था ही। अब एक नया वर्ग उभर के आ रहा है, मिडिल क्लास। तो जो भी अधिकार थे उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था, जो ये चाहता था कि उसकी जो विशेषाधिकार हो वो क्या हो, ख़त्म होने चाहिए। पहले भी क्या होता है, किसानों ने और वर्कर ने बहुत सारे विरोध किए थे, लेकिन ये क्या होते हैं, सारे विरोध सफल नहीं होते हैं। सारे विरोध क्या हो जाते हैं, असफल इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास कोई सोशल इकोनॉमिक कोई मतलब उनका तरीका नहीं होता था, ना उनके पास पैसा था, ना ही उनको कोई समझ थी। तो अब जो ये सारा जो ये क्रांति का जो भी जिम्मेदारी होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो अब नया वर्ग उभर के आ रहा था, जो पढ़े लिखे हैं और जो उनके पास नया आइडिया आता है। The 18th century witness of emergence of social group termed the middle class, who earn their wealth through an expansion overseas trade and from manufacture of goods such as woolen, silk, textile that were either exported। तो ये मिडिल क्लास जो था वो समुद्र के द्वारा बहुत सारा व्यापार करके इसके पास क्या आ गया था, बहुत सारा पैसा आ गया था। तो पैसा आ जाने की वजह से क्या था, जब पैसा आ गया था तो और साथ में ये किस चीज़ का व्यापार करते थे, जो भी सिल्क का, वुलन का, इन सब का व्यापार करके ये बहुत ज़्यादा पैसा पा गए थे। पैसा जब इनके पास हो गया था और साथ में ये पढ़े लिखे भी थे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्रिविलेज जो चल रहे हैं इनके अनुसार, जो ये प्रिविलेज जो होता है उसको ये लोग क्या करते थे, जो भी खरीदते थे उसको बेचते थे, और व्यापार के द्वारा ये लोग क्या करते थे, मतलब समुद्र के द्वारा व्यापार के द्वारा इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था और ये लोग व्यापारिक का काम करते थे। साथ में ये लोग पढ़े लिखे भी थे। In addition to merchant and manufacture, the third stage including profession such as साथ में ये लोग मतलब अन्य भी लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग थे। तो ये लोग सभी लोग ये विश्वास करते थे कि जो प्रिविलेज है, जो बर्थ से जो अधिकार मिले हैं वो क्या होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। और जो भी है आदमी जो है उसको जो भी अधिकार मिलने चाहिए उसकी क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए, जो क्या योग्यता के आधार पे, उसकी शिक्षा के आधार पे उसको अधिकार मिले जो भी समाज में, और साथ में ना कि जन्म के आधार पे। मतलब अगर वो शिक्षित है, ठीक, शिक्षित है, उसमें क्या क्षमता है, उसकी योग्यता क्या है, उस हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी समाज में जो अधिकार है वो किस बात पे हो, उसकी क्षमता पे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई पे हो। और ये ना हो कि जन्मजात लोग को कुछ है नहीं, लेकिन मतलब अगर उनको जन्म से ही अधिकार मिल जाते थे, जैसे फर्स्ट स्टेट के लोग सेकेंड स्टेट को उनके यहाँ जन्म ले लिए तो उनको प्रिविलेज मिल जाएगा। तो इस तरह के अधिकार नहीं होने चाहिए। अब ये जो आइडिया था वो दिस आइडिया एविडेंस ए सोसाइटी बेस ऑन, अब एक नए समाज को जन्म देती है जो उनके अनुसार जो समाज जो होना चाहिए वो फ्रीडम पे होना चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए और सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। वो फिलॉसफर, और ये जो है वो किसके द्वारा फिलॉसफी दी जाती है, जो ये फिलॉसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो विचार देते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा, गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक, करो या मरो। तो वैसे ही ये लोग फिलॉसफर होते हैं जो अपने विचार देते हैं। जैसे
तो ये विचार कौन कौन क्या दिए होते हैं कि जो ये होते हैं कि फ्रीडम, एक सोसाइटी जो होनी चाहिए फ्रीडम पे होनी चाहिए, इक्वल लाभ होना चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। ये जॉन लॉक और रूसो के किताब जो होती है, ये लोग एक किताब लिखे होते हैं, उसमें ये मतलब कहा गया होता है। इन टू थेसिस ऑफ गवर्नमेंट लॉक sought to refute the doctrine of divine and absolute right। उस अपनी एक किताब में जो टू थेसिस ऑफ गवर्नमेंट जो लॉक द्वारा लिखा गया है, उन्होंने इसका विरोध किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, जो देवी मतलब राजा क्या होता था उस समय, जो कहानियाँ भी लिखवाते थे लोग राजा, वो ऐसे लिखवाते थे कि राजा के पास मतलब ये है कि उनको भगवान ने अधिकार दे दिया, उनका बहुत बहुत सुप्रीम पावर है, वो इसलिए हैं कि राजा हैं। तो ये डिवाइन राइट, देवी मतलब देवी और अधिकार था, और वो जो चाहे वो जो राजा करता है सही करता है। तो ये तो था। आगे क्या होता है, रूसो जो थे आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या किया रूसो कैरी द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो रूसो ने कहा कि जो समाज होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए कि उनके वो भी, रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उनके पास एक क्या होना चाहिए, सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। उस आधार पे वो एक अपनी किताब लिखते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट। रूसो की किताब का नाम क्या होता है, सोशल कॉन्टैक्ट। तो ऐसे ही एक और फिलोसफर होते हैं मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ देते हैं, जिसमें वो प्रपोज करते हैं कि जो पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का वो डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो हम क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए वो 3 में उसको अलग अलग बॉडी होते हैं, तो इस तरह 3 भाग में बटे होने चाहिए। तो ये विचार जो मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब में लिखा हुआ था। साथ में दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इन द फोर्स इन यूएसए। ऐसी गवर्नमेंट जो है यूएसए में है। आफ्टर 13th colony declared their independence from Britain, the America Constitution and the guarantee of individual right। तो अब एक तरह वहाँ अमेरिका में जिसको उन्होंने आज़ाद कराया था, किन्होंने, फ्रांस ने सहायता की थी। जब वहाँ ऐसा हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और वहाँ पे लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, साथ में सभी को इंडिविजुअल राइट मिलता है। तो ये सब फ्रांस में क्या होता है, ये सब जब अमेरिका में करा देते तो वो वही विचार यहाँ भी आता है। आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस, जो लोगों द्वारा जगह जगह चर्चा की जाती है, जिससे और इतनी अच्छी तरह से चर्चा की जाती है कि जो छोटा आदमी होता है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो अक्सर वो भी क्या होता है, इन विचारों को समझ जाता है, अच्छे से जान जाता है। और इस तरह लुइस एबल टू मीट द, और लुइस 16 जो क्या करते हैं, ऐसे लिखा जाता है इन विचारों को ऐसे। और जो नहीं पढ़ने के लिए जानता है उस बोल लोग पढ़ते थे कि लोग जो नहीं पढ़ने के लिए जानता है वो भी सुन ले। और द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज दीज फ्रिक्वेंटली रीड्स अलाउड इन ग्रुप फॉर द बिलीव ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो एक तो ये किताब के लोग जो पढ़े लिखे होते थे वो जगह जगह चर्चा करते थे, और साथ में वो लोग इन विचारों को बोल पढ़ते थे, कहीं मतलब कहीं जाते थे तो इसको बोलते पढ़ते थे, जिससे क्या हो कि जो ना पढ़ना लिखना जाने वो भी क्या सुन के उसको जान जाए। तो क्या होता है, अब लुइस 16 जो होते हैं
वो क्या होते हैं, वो द न्यूज़ दैट लुई सिक्सटीन प्लान, ये प्लान होता है कि वो क्या करने वाले हैं, टैक्स को बढ़ाने वाले हैं अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए। तो ये लोगों को गुस्सा दिला देता है। अब जो सिस्टम है, प्रिविलेज जो है, उसके खिलाफ लोगों को भड़का देता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमने पढ़ा कि जो विचार आया था वो दार्शनिक जो लोग किताब लिखे थे उसको लोगों ने पढ़ा और जाना अलग अलग, जैसे सोशल कॉन्टेक्ट पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉ में जहाँ 3 बातें की गई है, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी की। रूसो ने जहाँ सोशल कॉन्टेक्ट लिखा है, एक गवर्नमेंट जो क्या लोग जो गवर्नमेंट है वो क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक जनता और सरकार में एक आपसी संबंध होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे विचारक हुए। और साथ में ये मिडिल क्लास जो था वो पढ़ा लिखा था, पैसे से भी सक्षम था, व्यापार करके सी से उनके पास पैसा हो गया था। वो सामान वुलन का, मतलब कपड़ों का, ऊन का को खरीदते बेचते थे। इस तरह बहुत सारे व्यापार के द्वारा करते थे। साथ में ये जो थर्ड वर्ग था वो पढ़ा, लॉयर थे, ऑफिसर थे, ये सब पढ़ लिया। और ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे। अब तक तो सारा हमने पढ़ लिया कि अब ये न्यूज़ फैल जाती है कि राजा जो है वो प्लान कर रहा है टैक्स बढ़ाने के लिए। ठीक, अब ये क्रांति की शुरुआत कैसे होती है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन।